नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की न्यायिक व्यवस्था का। कुछ दिनों पहले या हम कहें कि यूजीसी के बाद एनसीईआरटी ने अपनी बुक्स में एसएसटी की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर एक चैप्टर ऐड किया और जैसे ही यह खबर सुप्रीम कोर्ट को लगी, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और अचानक से सीजीआई से लेकर सारे जजेस जो है वो बिफर गए। और क्यों बिफरे, कारण आप सबको पता है, क्योंकि बात यहां न्यायपालिका की थी। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या न्यायपालिका में अगर भ्रष्टाचार है तो आप और हम उसकी चर्चा भी नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो कोर्ट हमारे ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकता है, बिना किसी कारण से जेल में भी डाला जा सकता है। यह कुछ संवैधानिक शक्तियां भारत में न्यायिक व्यवस्था को मिली हुई है। अब जब हम न्यायिक व्यवस्था को लेते हैं तो वीडियो में हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो पवन खेड़ा से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज का जो घटनाक्रम है पहले हम उसी की बात करते हैं। तो इस देश में लगभग 5 करोड़ के आसपास केसेस जो है वो पेंडिंग चल रहे हैं, 4.5 लाख से ऊपर सेशन कोर्ट में, इसके अलावा हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तो उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। ट्रायल के आधार पर कई लोग जो है वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप बात नहीं कर सकते, आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते। और इसका जीवंत उदाहरण जिसकी हम बात करें, आज ही के दिन यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि यशवंत वर्मा को जेल में क्यों नहीं डाला गया? आखिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक ऐसा जज जिसके पास किस तरीके के जो है वो मुद्दे आते थे और फिर करोड़ों रुपयों के बंडल जो है वो जले हुए मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल इंक्वायरी भी बैठती है और सिर्फ सजा के नाम पे से मिलता है कि दिल्ली हाई कोर्ट से उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया जाता है, जहां से वो आए थे। तो यहां पर लिपापोती पूरी हो जाती है। दूसरा, बहुत सारे ऐसे जजेस भी जो है वो जिनके नाम सामने आए, जिन्होंने खुले तौर पर रिश्वत ली। पहले हम जो है उसकी चर्चा भी कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं दूसरे, एक मैटर चल रहा है अरविंद केजरीवाल का। 2.5 साल के आसपास तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर रहते हैं। इसी न्यायिक व्यवस्था में वो ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बार बार जमानत के लिए जाते हैं, लेकिन उनको जमानत रद्द कर दी जाती है। अब कोई यह सवाल पूछे कि आखिर उस जमानत को रद्द करने का कारण क्या था? क्योंकि आपके ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली की रावज एवेन्यू कोर्ट ने 27 फरवरी को सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा क्या आधार था कि उसने बार बार जमानत याचिकाओं को खारिज किया? और यही सत्येंद्र जैन के साथ हुआ, अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। और ऐसे में आप देखिए प्रभाव की जब हम बात करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका में, न्यायिक व्यवस्था में अगर आपको इसको ठेंगा दिखाना है, इसको ब्लैकमेल करना है या अपनी पॉकेट में रखना है, तो आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपके पास उसकी पहुंच जो है वो पहुंचे ही नहीं या वो हो ही ना। तो इसके लिए आपको राजनेता बनना पड़ेगा या फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। राजनेता है तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी संविधान को पॉकेट में डालकर घूमते हैं। तो अब कांग्रेस पार्टी की आप हालत देखिए, क्योंकि जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से जिस किसी के ऊपर जो है वो कुतर्कों के साथ अगर कोई आरोप लगाने हैं तो पवन खेड़ा सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं, सुप्रिया सिन्हा से भी 2 कदम आगे। अब इस बार पवन खेड़ा ने जो किया, तो पवन खेड़ा ने क्या किया? असम की जो मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, उनकी पत्नी, जिनको एक तरीके से आरोप लगाया कि 3 देशों के पासपोर्ट है और जाली पासपोर्ट तक बनाए गए मीडिया में रखने के लिए,
तो आप सोचिए इस देश में जाली नोट, जाली पासपोर्ट और जाली दस्तावेज बनाना कितना बड़ा अपराध है। तो पवन खेड़ा ने मीडिया के सामने वो रखे, 52,000 करोड़ का एक आरोप लगाया, तो मान लेते हैं वो डिफेमेशन में चला जाता है, मानहानि के केस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन लोगों के, पाकिस्तानी लोगों के अलग अलग देशों में जो पासपोर्ट खो गए, सोशल मीडिया से उनको उठाकर एआई जनरेटेड करके फर्जी दस्तावेज बनाकर आपने देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, या हम कहें कि अराजकता फैलाने का प्रयास किया। पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर हो जाती है। हालांकि बड़बोलापन कांग्रेस पार्टी का आपने देखा कि पहले बब्बर शेर नंगे हुए, क्योंकि शेर तो नंगे ही घूमते हैं, और पिछवाड़े पे लात खाके वो भाग गए। गिरफ्तार हुए तो कांग्रेस पार्टी ने एक माहौल बनाने का प्रयास किया। पवन खेड़ा भी गुवाहाटी में बैठकर कुछ इसी तरीके का जो है वो चैलेंज दे रहे थे हेमंता बिस्वा शर्मा को। लेकिन उसके बाद जो फरार हुए वो पूरे देश ने देखा किस तरीके से वो वहां से भागे। अब सवाल ये उठता है कि क्या राजनेता, जहां पर उस पार्टी की सरकार है, क्या वो उसको प्रोटेक्शन दे सकती है? क्योंकि ये लड़ाई जो है वो पवन खेड़ा से ही जुड़ी हुई नहीं है। बहुत बार हमने देखा है, और बहुत बार ऐसा देखा है कि एक दूसरी स्टेट पुलिस जो है वो टकराती हुई नजर आती है। तो पवन खेड़ा भाग के चले जाते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना क्यों भाग के गए? क्योंकि पवन खेड़ा की जो पत्नी है कोटा नीलिमा, वो वहां पर कांग्रेस पार्टी की एक मेंबर है, अहम सदस्य है, लेखिका है, और तेलंगाना से वो जुड़ी हुई है। अब ऐसे में पवन खेड़ा चले जाते हैं तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना सरकार, ये तो तय है कि तेलंगाना इसलिए गए थे क्योंकि तेलंगाना पुलिस, अगर असम पुलिस वहां पहुंच जाती तो तेलंगाना पुलिस उस गिरफ्तार नहीं करने देती। ये जो है वो सब पूरे देश को पता है, पूरा देश जो है वो इसको समझता है। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे तेलंगाना हाईकोर्ट में एक अर्जी डाली गई अग्रिम जमानत की, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ पुख्ता इंजाम जो है वो कर दिया था, जिस तरीके से 10 धाराएं लगाई थी, तो बचना मुश्किल है। लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट में उसको लेकर सुनवाई हुई और देश के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी वहां पहुंच गए। अब अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जब ये लोग पहुंचते हैं तो इनके बारे में आपको ये पता होना चाहिए, बार एसोसिएशन की जो रूल बुक आती है कि जुडिशरी में जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, उसमें सीधे तौर पर यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी स्लिप लेता है या सैलरी लेता है तो वो वकालत नहीं कर सकता, वकालतनामा पेश नहीं कर सकता। तो अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल दोनों सांसद है, बाकायदा भारत सरकार से जो है वो तनख्वाह लेते हैं। तो किस आधार पर वो वकालतनामा पेश करते हैं और फिर उनको रोका क्यों नहीं जाता? यह दिखाता है कि न्यायपालिका में रसूखदार लोगों का प्रभाव किस तरीके से होता है, और करोड़ों रुपए इनकी फीस। तो अभिषेक मनु सिंघवी तेलंगाना हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और जिस तरीके से वो जंगल राज की बात करते हैं, अपनी दलीलें देते हैं। लेकिन न्यायपालिका के सामने एक और फ्रॉड जो है वो पवन खेड़ा का सामने आता है कि आगे का जो आधार कार्ड का फोटो है वो पवन खेड़ा का, और पीछे का जो एड्रेस है वो कोटा नीलिमा का। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि जिस हाई कोर्ट ने एक दिन पहले फैसला सुरक्षित रख लिया और आज 7 दिन के लिए पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी, एक मोहलत दे दी, और यह कहते हुए मोहलत दी कि जिस अधिकार क्षेत्र में, न्यायपालिका के जिस अधिकार क्षेत्र में उनका मामला जाता है वो वहां पर ये याचिका लगाएं और वहां से जो है वो अग्रिम जमानत ले। तो सवाल यह उठता है कि जब आपके सामने एड्रेस को लेकर आपके सामने इस तरीके के जो है वो फ्रॉड जो है वो आपके सामने आ जाता है, तो उसी वक्त पवन खेड़ा को तेलंगाना हाईकोर्ट ने जेल क्यों नहीं भेजा? क्योंकि यह भी एक तरीके का फ्रॉड है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आपका रसूख, आपका जो रुतबा है वो इस तरीके का होना चाहिए कि कोई आपको छू भी नहीं सके। तो एक तरीके से पवन खेड़ा को भले 7 दिन का मतलब हम कह सकते हैं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पवन खेड़ा इस बार जो मुसीबत में फंसे हैं उसको कांग्रेस पार्टी भी नहीं बचा सकती। यह आप तय मानकर चलिए, क्योंकि इस बार वो पूरे तरीके से शिकंजे में है। और जिस तरीके से शिकंजे में, जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाए, आरोप के साथ में जो दस्तावेज पेश किए, अब सवाल यह उठता है कि आखिर ये जाली दस्तावेज तैयार किसने किए?
इसका जवाब वही व्यक्ति दे सकता है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दस्तावेज रखे, और ये दस्तावेज रखे पवन खेड़ा ने। तो किसके इशारे पे? क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा ने तो सीधे तौर पर बोल दिया कि इसकी जो आंच है वो राहुल गांधी तक पहुंचेगी। लेकिन फिर सवाल वही आ जाता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड में जमानत पर है और दूसरा दोहरी नागरिकता का जो केस चल रहा है जिसकी सुनवाई ही बंद कमरे में होती है, तो संदिग्धता के घेरे में है। तो आखिर ये न्यायपालिका कब तक जो है वो इस तरीके का अपना जो जिसको हम कहें कि एक तरीके से तैयार किया हुआ माहौल है उसको ब्रेक करेगी। और यही एक वजह है कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखोगे तो न्यायपालिका पर धीरे धीरे लोगों का भरोसा कम हुआ है। और इसका सबसे अच्छा अगर आपको समझना है तो आप देखिए, अगर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में किसी के कोई भी जो है वो इस तरीके का डिस्प्यूट होता है तो वो थाने से पहले या थाने में ही जो है वो उस मैटर को सॉर्ट आउट करने का भरपूर प्रयास करते हैं, फिर चाहे उनको जो है वो किसी भी स्तर की रिश्वत ही क्यों ना देनी पड़े, क्योंकि उनको पता है कि न्यायपालिका का चक्कर में फंस गए तो फिर क्या होगा। क्योंकि फिर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, किस्मत ही बचा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका का क्या हाल है वो आपने देखा है। तो एक तरफ न्यायपालिका जो है वो सीधे तौर पर ये कहती है कि आप जो है वो लगातार फ्रॉड कर रहे हो, आपका फ्रॉड जो है वो दिखाई दे रहा है, आपको वार्निंग दी जाती है, और दूसरी तरफ वही न्यायपालिका जो है वो 7 दिन की मोहलत भी दे देती है। तो एक नहीं बहुत सारे मामलों में अगर हम देखें तो लगातार इसी तरीके से न्यायपालिका का रवैया रहा है। तो पवन खेड़ा अब 4 दिन के लिए जो है उनके लिए चांदनी रातें हैं, वो मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसके बाद में पवन खेड़ा को या तो दिल्ली जाना पड़ेगा या आसाम जाना ही पड़ेगा। और अगर वो दिल्ली आते हैं तो आप मानकर चलिए कि 7 दिन बाद में, क्योंकि अब सवाल यह भी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है न्यायपालिका के ऊपर, तो अब सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा के लिए रात को दरवाजे खोलेगा, उस पर सुनवाई करेगा, या आम आदमी की तरफ से जिस तरीके से याचिका लगाई जाती है और फिर उसकी एक तारीख जो है वो तय होती है और उस दिन जो है वो उस पर सुनवाई होती है। तो ये 2 अलग अलग जो है वो प्रोसीजर है, लेकिन ये लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, जबकि मामला जो है वो एफआईआर का है। कहां से शुरू होता है ट्रायल कोर्ट से कहां तक जाता है सबको पता है, लेकिन इनके लिए सब कुछ छूट जो है वो न्यायपालिका देती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।